है। ये तो लोगों का अपमान है। शरद पवार को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये संतुलन खो बैठे लगते हैं और इसलिए ऐसे अनर्गल बयान की हम भर्त्सना करते हैं। उनको तुरंत जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनको मुख्यमंत्री को चाहिए। अगर मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे बताइए। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के शर्मनाक बयान पर कहा कि अजीत पवार ने इसके लिए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी है। नवाब मलिक ने बताया कि पवार ने जो कुछ भी मजाकिया लहजे में कहा था, उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने गलत बयानी के लिए माफी मांग ली है। बगल के गांव में कुछ कार्यक्रम में अपने लोगों के बीच में मजाकिया अंदाज में कुछ गलत बातें कही। बाद में उसका एहसास उन्हें हुआ और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से उस अपनी बातों को लेकर माफी मांगी है और उन्होंने की है कि मुझसे मजाकिया अंदाज में क्यों नहीं हो। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मैराथन बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में आने वाले 6 महीनों के लिए व्यापक कार्यक्रम तय किए गए। इसके साथ ही भाजपा ने 70 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तय की है। इस सभा में गुजरात के मुख्यमंत्री और संसदीय बोर्ड के सदस्य नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार रखे। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी से मुद्दे तय किए जाने चाहिए। मोदी ने चुनावों की तैयारियां आक्रामक अंदाज में करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है और उन्हें उखाड़ कर फेंकना होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के लिए अब तैयार है। वैसे इस साल में 6 राज्यों के चुनाव, एक के तो कर्नाटक के शुरू ही हो गए और 5 राज्यों के होंगे, क्योंकि झारखंड के भी होंगे ऐसा हम मानते हैं, हमारी मांग ही है। और 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली, इनके चुनाव नवंबर में है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है, तो उस राजनीतिक स्थिति में कभी भी लोकसभा के भी चुनाव हो सकते हैं, ये समझ के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का मूल मंत्र अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी ने दिया। उधर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भाजपा में किचकिच भी जारी है। भाजपा में अब तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर राजनीति हो रही थी, लेकिन इसी बीच पार्टी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का बेहतर दावेदार बताया है। सिन्हा का कहना है कि आडवाणी एक बेहतरीन स्टेटमैन है और उनके कद का नेता फिलहाल देश में किसी भी पार्टी में नहीं है। बात है, अगर विजय गोयल ने ऐसा कहा भी है तो मैं नहीं समझता उन्हें सफाई देने की कोई आवश्यकता थी, क्योंकि विजय गोयल जी जो उन्होंने कहा है वो वही है जो भारतीय की हर हिंदुस्तानी की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता की भावना है। आडवाणी जी सबसे सीनियर है, सबसे परिपक्व है, सबसे लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा दुनिया देखी उन्होंने, स्टेट्समैन है। ऐसा आडवाणी जी की तरह नेता भारतीय जनता पार्टी में क्या शायद पूरे देश की राजनीति में कमी होगा, नहीं होगा। तो ऐसे नेता को अगर उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम तो न सिर्फ इस बात को मानते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि हमें मार्गदर्शन मिले और खासकर नेतृत्व मिले, आडवाणी जी का नेतृत्व मिले, हम चाहते हैं। और उसमें उनके सिपा सालार बनकर अगर नरेंद्र मोदी उभरते हैं या शिवराज सिंह चौहान उभरते हैं या सुषमा स्वराज जी या फिर राजनाथ सिंह जी उभरते हैं या यशवंत सिन्हा जी उभरते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद ने भाजपा में प्रधानमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आपसी खींचतान के कारण 2014 चुनाव बुरी तरह से हारेगी। मोदी इस तरह से सवार हैं भाजपा के ऊपर, मुझको लगता है कि दोनों के क्लैश से भाजपा को नुकसान होगा और फिर 2014 में भी भाजपा की नैया डूबने वाली है।
इसका पूरा परिदृश्य तैयार हो रहा है लगता है। इसमें इन दोनों का नाम तो ये दोनों हिम्मत करके थोड़ा अपना नाम आगे कर ले रहे हैं। उसमें कई सज्जन हैं और नेता हैं जो इसके इच्छुक हैं कि कहीं हमारे हिस्से में ही, वो कहता है बिल्ली के भाग से छीका टूटे तो कहीं हमारे ही भाग से टूट जाए। तो कई महानुभाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। इतना ही नहीं, गडकरी ने बोलते बोलते प्रधानमंत्री का खूब मजाक उड़ाया। सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, खड्डे में गया सोच के तो आई। एक ने मुझे एसएमएस भेजा था, बहुत अच्छा भेजा था कि महात्मा गांधी स्वर्ग में गए तो चित्रगुप्त को मिले, तो उनने चित्रगुप्त को पूछा कि मेरे 3 बंदरों की हालत हिंदुस्तान में कैसी है। तो उनने कहा जो अंधा था वो तो कानून बन गया, जो बहरा था वो तो सरकार बन गया, और जो गूंगा था वो बहुत ही मजे में है, वो पिछले 9 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक केएन गोविंदाचार्य ने वर्तमान सियासी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सत्ता पाने की आपाधापी में एक ग्रोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। आम आदमी का हित और विकास इन पार्टियों की नीतियों में शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टियां अपने मूल कर्तव्य से भटककर विदेश और अमीर परस्त हो चली हैं, जिसके चलते गरीबों के हित की आवाज सदनों में कम और सड़कों पर ज्यादा सुनाई दे रही है। इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दल गिरोहों की शक्ल ले रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के आपाधापी में उलझे गिरोह बन रहे हैं। अंतिम आदमी के हक और हित इनकी नीतियों का हिस्सा नहीं है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल विदेश परस्त हैं और अमीर परस्त हैं, इसलिए गरीबों के हक और हित की आवाज सदनों में कम, सड़कों पर ज्यादा सुनाई दे रही है। बात होनी चाहिए नीतियों की, बात होनी चाहिए मुद्दों की, बात होनी चाहिए मूल्यों की। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों के विकास का मॉडल एक ही है, जो पूंजी आधारित विकास की बात कहता है। श्रम आधारित और जन आधारित विकास की बात इन दोनों पार्टियों की सोच से परे है। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो रही है। इससे पहले चुनाव आयोग की आला टीम आज बेंगलुरु का दौरा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत और दोनों चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा और एसएनए जैदी आज कर्नाटक के सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों की शिकायतें सुनेगा। इसके बाद मंगलवार को यानी कि 9 अप्रैल को प्रदेश के सभी बड़े चुनावी अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के मसले पर बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक के राज्यपाल 10 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए 5 मई को चुनाव होने हैं, जबकि 8 मई को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। चुनाव में धनबल और पेड न्यूज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए खास उपाय किए गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रचार अभियान का आगाज करेगी, लेकिन इस अवसर पर पार्टी के 2 आला नेता लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में उनके समकक्ष अरुण जेटली मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि भाजपाई हलके में इस बात की अटकलें हैं कि आडवाणी और मोदी कर्नाटक चुनाव में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बीते शुक्रवार को कर्नाटक चुनाव पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी मोदी गैर हाजिर रहे। आडवाणी ने तो हालिया दिनों में सार्वजनिक तौर पर कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली अपनी सरकार की आलोचना भी की है। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। बोले बिसरे गीत देखना ना भूलिए। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्क्रीनिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। मेरा रसना फ्रूट टूर। पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड्स, जहाँ के सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट आई बारी रॉयल अल्फांसो मैंगो की। अब जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना, रसना, नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, अल्फांसो मैंगो, रियल फ्रूट, मेनी विटामिन, लॉट्स ऑफ फन और गिल्लू। आई लव यू रसना। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। बागपोस्ट में आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मुंबई की सत्र अदालत में आज फिल्म अभिनेता सलमान खान की उस अपील पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने साल 2002 के हिट एंड रन केस में मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती दी है। गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट ने 28 सितंबर 2002 के हिट एंड रन केस में 17 चश्मदीदों की गवाही दर्ज करने के बाद सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला सत्र अदालत में ही चलाया जा सकता है। लिहाजा सलमान ने मजिस्ट्रेट के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है। पीटीआई के मुताबिक सत्र अदालत में आज पहले सलमान की अर्जी पर सुनवाई होगी, इसके बाद मुख्य मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित होने पर सलमान खान को 10 साल जेल की सजा हो सकती है। मुंबई के ठाणे में अवैध तरीके से बनाई गई इमारत के गिरने के मामले में गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया। स्थानीय अदालत ने सभी 9 आरोपियों को 20 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 बिल्डरों जमील कुरैशी और सलीम शेख को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। वहीं गुरुवार की शाम को हुए इस हादसे में मरने वालों की संख्या 74 हो गई है। इस हादसे में 60 लोग घायल हैं, इनमें 5 की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज मुंबई के जेजे और सियोन हॉस्पिटल में चल रहा है।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने तमाम अपराधों में दोषी करार दिए गए 8 अभियुक्तों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इन 8 अभियुक्तों की दया याचिकाओं को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद शनिवार की शाम को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पी सदाशिवम के घर पर स्वयंसेवी संस्था PUDL की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद सभी अभियुक्तों की फांसी की सजा पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। वहीं याचिकाकर्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि उन्होंने त्रिवेणी बेन केस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर फांसी की सजा को रोकने की मांग की थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला लेने में 2-3 साल की देरी होती है तो फांसी की सजा रद्द होनी चाहिए और इसे आजीवन कारावास में तब्दील करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अगर प्रेसिडेंट साहब 5, 6, 7 साल लेता है डिसीजन निर्णय लेने के लिए, तो उसी आधार पर ये डेथ सेंटेंस को रद्द करना मुमकिन है। क्योंकि डिले में क्या होता है कि कॉन्विक्ट प्रिजनर भी परेशान हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2-3 साल के बाद अगर डिले होता है प्रेसिडेंट का तो डेथ सेंटेंस रद्द होना चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है त्रिवेणी बेन केस में। तो मेन आर्ग्यूमेंट ये है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनसंख्या के लिहाज से देश में मौजूदा न्यायाधीशों के अनुपात को अपर्याप्त करार देते हुए कहा कि देश में और न्यायाधीशों की दरकार है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 10 लाख की जनसंख्या पर 15.5 न्यायाधीशों का अनुपात अपर्याप्त है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि निचली अदालत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार सहयोग करेगी। With Honorable Chief Justice Shri Altmas Kabir that we need to significantly enhance the number of judges to administer justice. The judge to population ratio at the current level of 15.5 judges per million population is indeed grossly inadequate. We need to alter this equation so as to address the problems of pendency and delays in this. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर अदालतों को जागरूक करने की सुप्रीम कोर्ट की पहल का स्वागत किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्टों के गठन के आदेश को भी स्वागत योग्य कदम बताया है। मनमोहन ने कहा कि दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद भड़के जनाक्रोश ने कानून और न्याय प्रणाली को आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया है। चलिए यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है। न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। आप ऐसे चलते हैं क्या? आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं क्या? आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता और अब आ चुका है वो साल जो तय करेगा कि किस दिशा में जाएगी देश की इकोनॉमी, राजनीति और समाज। ऐसे में क्या हमारे लीडर्स दे पाएंगे देश को वो नीतियां, वो दिशा जिसकी देश को जरूरत है? क्या हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे? देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क लाएगा आपके सामने उन लोगों को जिनके फैसले का असर पड़ सकता है हमारे भविष्य पर। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज
8 अप्रैल शाम 4 बजे। नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। परमाणु क्षमता से लैस मध्यम दूरी की मिसाइल अग्नि 2 का रविवार को परीक्षण किया गया। ओडिशा के बालासोर में किया गया यह परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा। कर्नाटक के मशहूर पर्वतारोही ज्योतिराज ने विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात पर चढ़ाई की है। एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। ज्योतिराज ने किसी सुरक्षा उपकरण और सहायता के बिना 950 फुट की ऊंचाई वाले जोग जलप्रपात पर चढ़ने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय लिया है। आपको बता दें कि पिछले साल बच्चों को ट्रेनिंग करने के दौरान ज्योतिराज घायल हो गए थे और करीब 1 साल बाद अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए राज ने जोग जलप्रपात को चुना। हैदराबाद में जन सेवा संघ की ओर से होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। उसकी झलक आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि इसमें भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी गायकी से समा बांध दिया। अब हमें दबा के कहाँ जाते हारो, दबा के कहाँ जाते हारो। देव शिव के मनाई हो, शिव हमारा कनाई। कैसे में शिव के मनाई हो, शिव हमारा कनाई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका। स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, हर सुबह आपको रहता है अपनी समस्याओं के समाधान जानने का इंतजार, और हर सुबह की तरह हम आज एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेके आपकी समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ हम आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां आपके ज्ञानवर्धन के लिए, और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और आज के दिन हम समृद्धि टिप्स में बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का क्या होता है महत्व। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, जैसा कि हमने आपसे पिछले एपिसोड में चर्चा की थी नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में, तो आज एक बार फिर से उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि नक्षत्रों का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव रहता है। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। कृत्तिका के प्रथम चरण पर आपने देखा कुंदन बना दिया। दूसरे चरण पे आइए, और दूसरा चरण कृत्तिका का, यद्यपि कृत्तिका का स्वामी सूर्य है, लेकिन दूसरे चरण का स्वामी स्वयं शनि होता है, और वो भी मकर का। ऐसा विद्वान सोचते हैं, ये कह तो देते हैं कि मकर और कुंभ का स्वामी शनि है, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। मकर माने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, और कुंभ माने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जबकि जमीन एक है। सोशल दायित्वों के निर्वहन के निमित्त सामाजिक मूल्यों को सही ढंग से स्थापित करने के निमित्त एक बाउंड्री खींच दी गई, लेकिन जमीन वही है। बिल्कुल यही सिद्धांत मकर और कुंभ पर लागू होता है। यानी मकर ड्राइंग रूम है, उत्तराखंड ड्राइंग रूम ऑफ उत्तर प्रदेश है। गंगोत्री, यमुनोत्री, सरस्वती, सारी सुंदरता, संजीवनी सब उत्तराखंड में है। हरिद्वार ना हो, हरिद्वार प्राण है गंगा का, ना हो तो ड्राइंग रूम हुआ कि नहीं है शनि का। यही शोभा है, और वो शोभा अनुपूरित होकर, स्पंदित होकर,
संचालित होकर प्राप्त होती है और मकर में यही मिलता है। यद्यपि यह शनि का घर है मकर, लेकिन इसमें परमोच्च स्थिति मंगल को प्राप्त होती है और नगाधीशो नगाधि राजा उत्तंग रूपम